बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब जो हैं अपने आखिरी मोहसिन पर भी बरस पड़े। वो ऐसे मोहसिन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं किया, बल्कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ किया। ना सिर्फ उनको सपोर्ट किया, ना सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई, ना सिर्फ बतौर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तमाम तर मामलात उन्होंने इमरान खान साहब के लिए देखे। जो इमरान खान साहब की अपोजिशन थी, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनको दीवार से लगवाया, ना सिर्फ लगवाया बल्कि दीवार के अंदर चुनवाने की भरपूर कोशिश की गई। ये सब काम सिर्फ एक ही शख्स ने किया जिसका नाम था जनरल फैज़, और जनरल फैज को आज इमरान खान साहब की तरफ से बेफैजी का सामना करना पड़ा है। अच्छा, अब आज का मतलब ये नहीं है कि ये अभी अभी कुछ हुआ है, ये सिलसिला काफ़ी टाइम से शुरू हुआ था। लेकिन जब इमरान खान साहब, आपको पता है ना, जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, जब अपनी व्लॉगिंग करते हैं, तो उसके अंदर तो वो जो बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसके अंदर वो खुले तौर पर बता देते हैं कि जी वो क्या कर रहे हैं। और अब खुल करके उन्होंने जनरल फैज़ के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। और वो राय क्या थी, मतलब इससे बेहतर तो ना ही कुछ बोलते तो ठीक था, क्योंकि उन्होंने जनरल फैज़ को तमाम तर बीमारियों की जड़ करार देती है। यानी इमरान खान आज अगर जिस नहज पर हैं, वो कहते हैं कि जी सबके पीछे जनरल फैज़ है। इस बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि जी ऐसा अब क्या हो गया कि इमरान खान साहब को जो है वो जनरल फैज़ भी बुरे लगना शुरू हो गए, और जो लान तान इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ की है उसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्या इसके मुहर्रकात हो सकते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जी जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर से दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई है, इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जाती है, इमरान खान पर जाती है। और इमरान खान साहब से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो इसकी जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं। वो क्या मामला है वो भी मैंने आपको बताना है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब ने उनको दोस्ती की कसौटी पर खड़ा कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई अगर तुम मेरे फ़ैन हो, और अगर तुम्हारी मदर इन लॉ और अगर तुम्हारी फैमिली इन लॉ जो है सारी की सारी मुझे पसंद करती है, तो भाई सीधी सी बात है, मुझे रिलीफ दो, मुझे बचाओ, मुझे तोशा खाना से बचाओ, किसी तरह ये ट्रायल रोको। बस ये जो मामला है ना, ये चलना नहीं चाहिए। इसकी क्या डिटेल्स है वो मैंने आपको बतानी है। और क्योंकि हम बात यहाँ पे तोशा खाना की कर रहे हैं, तो तोशा खाना के हवाले से मैं ये समझती हूँ कि पिछले 15 महीनों में इस हुकूमत ने अगर कोई ढंग का काम किया है ना, वो तोशा खाना से रिलेटेड कानून साजी है। इसके बारे में भी मैंने आपसे बात करनी है। तो मेरे ख्याल से मैं पहले आपको ना ये हुकूमत की अच्छी तोशा खाना वाली बात आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब आपको मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जिन्होंने जितना खाना था ना, जिन भी हुक्मरानों ने जितना खाना था, और इनमें से सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने खाया है। मतलब आप लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, नवाज शरीफ ने भी खाया, शहबाज शरीफ ने भी खा रहे होंगे। चले, शहबाज शरीफ साहब को तो अभी मौका मिला है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी खाया, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत खाया, ये वो सबने खाया है, सबने तोहफे लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो वो तब भी कोई तोहफा पर्सनली लेकर नहीं अपने घर पे जाते थे। उन्होंने बल्कि उसके लिए एक हिस्सा मुकर्रर किया हुआ था, और वो तोहफे अभी भी चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, जाहिर सी बात है, जो एक एरिया है वहाँ पर मौजूद है। और बतौर वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने कहा कि भाई जो तोहफे मुझे मिलेंगे हम उनको आवाम को दिखाने के लिए एक म्यूजियम के तौर पर हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने उसके कोई तोहफे नहीं लिए, लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंडर था। बैकग्राउंडर ये है कि भाई सेनेटर हैं जी बहना तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कोई तकरीबन 1-2 साल पहले, कोई 1.5 साल पहले आप कह लें, कि उन्होंने सेनेट के अंदर ये एक बिल पेश करने की कोशिश की, एक रिक्वेस्ट की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो तोशा खाना के जो तहाइफ है ना, ये किसी को नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ये हेड ऑफ़ द स्टेट यानी पाकिस्तान को मिलते हैं, ये किसी फ़र्द वाहिद को नहीं मिलते। तो एनीवेज उस टाइम के ऊपर तो उसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ, लेकिन अब ये बिल ना सिर्फ पेश हुआ बल्कि मंजूर भी हो गया है। बिल की जो अच्छी चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं इसी हवाले से कि इमरान खान साहब ने क्यों सबसे ज़्यादा लूटा। मतलब आप कहेंगे कि इमरान खान साहब ने तो गाड़ी भी नहीं ली, गाड़ी तो नवाज शरीफ ने ली और गाड़ी तो पीपल्स पार्टी ने ली, तो इमरान खान ने कैसे सबसे ज़्यादा लूट लिया? इमरान खान साहब ने इसलिए सबसे ज़्यादा लूटा क्योंकि जो इमरान खान साहब के हिस्से में जो चीज़ें आई ना, जब वो वज़ीर आज़म बने थे, जैसे कि वो जो सऊदी घड़ी थी, वो घड़ी जो है वो 1 पीस थी। जो गाड़ी नून लीग के पास है और जो गाड़ी पीपल्स पार्टी के पास है तोशा खाना की, वो 1 पीस नहीं थी। वो जिस मर्सिडीज बेंज का जिक्र होता है ना, वो पूरी दुनिया में इकलौता पीस नहीं था।
ऐसी तो बहुत सी गाड़ियां जो मर्सिडीज कंपनी है वो बनाती रहती है जो उनके पास थी, लेकिन जो घड़ी इमरान खान को दी गई, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूं, वो घड़ी पूरी दुनिया में जस्ट वन एंड ओनली एक यूनिक पीस था जिसकी ऐसी तैसी फेर दी इमरान खान साहब ने। तो इसलिए मैं कहती हूं इस आदमी ने सबसे ज्यादा लूटा है, राइट। अच्छा, अभी सीन ये है कि सेनेट में तोशाखाना बिल मंजूर हुआ है और मिलने वाले सारे तहाइफ जो हैं वो तोशाखाना में जमा कराए जाएंगे। जो तोशाखाना में जमा नहीं कराएगा ना तहाइफ को, उनको 5 गुना जुर्माना लगेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब जो तोहफा होगा ये पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान इसको जरूरत पड़ने पर नीलाम कर सकता है, यानी इसका ऑक्शन होगा और ऑक्शन से जो रकम आएगी वो बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। सदर हो, वजीर आजम हो, जज हो, अदलिया का कोई भी बंदा हो, फौजी क्यों ना हो, या जितना ही बड़ा कोई फौजी मुलाजिम क्यों ना हो, सब पर तोशाखाना से तहाइफ लेने पर पाबंदी है। इस पर आप सब मिलकर के इस हुकूमत को सलाम पेश करें। ये 15 महीनों के अंदर पहला ऐसा काम है जिसको मैं पसंद करती हूं, जिसके मैं हक में हूं और मैं समझती हूं कि बड़ा जबरदस्त काम है। ठीक है, अब ये तो हो गया वेल डन, बट जहां पे तारीफ बनती है हमें करनी चाहिए, बिल्कुल तारीफ इनकी करनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया। ये कोई गरीब गुरबा थोड़ी होते हैं, ना कोई वजीर गरीब गुरबा है, ना कोई वजीर आजम गरीब गुरबा होता है, ना कोई आर्मी चीफ गरीब गुरबा होता है। ये एलीट क्लास है, इनको क्या जरूरत है तोहफों की। और वैसे भी अब पूरी दुनिया के अंदर इतनी महंगाई हो जानी है और इतनी महंगाई हो गई है कि अब ये लल्ले तलल्ले तोहफे तहाइफ, अब ये वाली डिप्लोमेसी है ना, ये वैसे ही मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर कम हो जानी चाहिए, क्योंकि इतनी गुर्बत है और अच्छा नहीं लगता कि देखे जी हम किसी को एक वाहिद पीस दे रहे हैं घड़ी का और जी इमरान खान साहब की लालच राली उनकी टपक रही है, उन्होंने जाके बेच दी। ठीक है ना, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, यहां से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि तोशाखाना की बात हो रही थी, और इसलिए तोशाखाना की बात हो रही थी क्योंकि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब जो है ना फिर से आखिरी, मतलब लिटरली एक्चुअली उनकी आखिरी कोशिश है। मतलब वो तो एक कहते हैं ना कि बाउंसिंग बॉल, जंपिंग बॉल बने हुए हैं कि कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में, और उसकी वजह यही है क्योंकि इमरान खान साहब को राह फरार नहीं मिल रहा। तो भाई तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका फैसला दिया हुआ था तोशाखाना के ऊपर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच गए। अच्छा, अब ये खबर तो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचे। वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमरे में गई और उनसे जाके इस्तदा की कि भाई तोशाखाना केस जो है ना वो बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी है, उनसे पूछा तो भाई आगे चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि भाई पहले आप अपील तो दायर करें। पूरी उनकी लीगल टीम को उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप अपील दायर करें, आपको प्रॉपर एसओपी पता है, आप माशाल्लाह काफी ज्यादा समझदार एक्सपीरियंस्ड वकील है, आप अपील दायर करें, फिर हम देख लेते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा। इसलिए मैंने कहा है कि इमरान खान साहब अब उनको कसौटी पर रख के परख रहे हैं। उनकी आखिरी ट्राई है कि अपनी दोस्ती को मैं आखिरी दफा परख रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी उमर अता बंदयाल साहब तो जा रहे हैं 16 सितंबर, गोल्डन डेट आपको याद है ना, बस जा रहे हैं। अब जाते जाते अगर मजीद बदनामी लेना चाहते हैं तो कर लें, बेंच बना सकते हैं, बेंच के अंदर खुद बैठ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कह देंगे रोक लो इसको, तो क्या होगा 16 सितंबर तक रुकेगा, उसके बाद फिर खुलेगा, राइट। अच्छा, एनीवेज ये मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये सारी मुलाकात करने के बाद लीगल टीम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशवरा करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मशवरा दिया कि हाँ अपील तो दायर करें, हम देख लेंगे। तो अब देखना क्या वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए उन्होंने कहा कि जी ट्रायल को रोके। अच्छा, अब एक शख्स जिसका एग्जाम्पल हमेशा इमरान खान साहब देते हैं कि जी वो हर बंदे को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, जिस बंदे ने आइन और कानून के मुनाफी कोई चीज नहीं की होती ना उसको कोई डर नहीं लगता। तो इमरान खान साहब को क्यों डर लग रहा है तोशाखाना से? अगर उनको लगता है कि उन्होंने तहाइफ जो लिए उनको सही जो वैल्यू थी उसके ऊपर उन्होंने बेचा और वो बेगुनाह हैं और हर चीज उन्होंने कानून के मुताबिक की है, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? ये दूसरी तीसरी दफा सुप्रीम कोर्ट आए हैं, बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी इम्तिहान ले रहे हैं, बार बार अपना दिल भी बुरा कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में भी अब कुछ नहीं है, वो कुछ इतना नहीं कर सकते। अब इशू ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जो लीगल टीम है इमरान खान की, उन्होंने ये अपील दायर की है जिसके अंदर उन्होंने ये मौकफ अपनाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गया था,
उसने ट्रायल कोर्ट से नहीं रोका, राइट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रायल कोर्ट में ही जाएगा। अब हुक्म इम्तना ना देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी और फिर ट्रायल मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट में अपीलें गैर मौसर हो जाएंगी। तो हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। यानी कि उनकी लीगल टीम बता रही है कि जी हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए था, ट्रायल कोर्ट को क्या करना चाहिए था। आए मैं सदके जाऊं। वैसे भी हाँ, इमरान खान साहब मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, कुछ ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो गए कि जब वो कह रहे थे कि मैं खुद अब बैठ के अपने वकीलों के साथ बात करता हूँ, मैं खुद लीगल केसेस देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही एक दिन वकील बनना पड़ेगा। तो मतलब मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए अपने आप के बारे में कि इमरान खान साहब और उनकी जो लीगल टीम है वो खुद बता रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और इसके अलावा जो है वो बाकी कोर्ट्स को कि उनको क्या अपील मुस्तरद करनी चाहिए थी, क्या करनी चाहिए थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर की जाए। वो इस्तदा करते हैं कि देखिए ऐसे ना करें, बड़ा सीरियस है और हाई कोर्ट ने तो ये कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने ये कर दिया, अब आप ही मेरे माए बाप है, सुप्रीम कोर्ट आप ही कुछ करें। खैर उनकी आखिरी कोशिश है। उमर अता बंदयाल साहब तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये बता रही हूँ उमर अता बंदयाल साहब जब कुछ भी कर लेना फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये आखिरी कोशिश है। अब आ जाए जी जनरल फैज साहब के ऊपर। जनरल फैज के बारे में जो चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ये चीज़ है कि वो इमरान खान साहब के बेस्ट फ्रेंड है। उनके बारे में ये चीज़ है कि जनरल फैज़ जो है वो इमरान खान साहब के अब्बू जी हैं, मतलब अब्बू जी हैं, जाहिर बात है। जनरल बाजवा आर्मी चीफ और आर्मी चीफ के बाद जनरल फैज़, और जनरल फैज़ जो है वो आगे आर्मी चीफ बनना चाहते थे। जनरल फैज़ ने इमरान खान की हुकूमत बनाई। जनरल फैज़ ने जो है वो हुकूमत में रहने के लिए, हुकूमत को ताकतवर करने के लिए धरने भी कराए, पैसे दे के धरने कराते थे। फैज़ाबाद धरना, वहीं से बात शुरू हुई ना। जनरल वो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया गया वो भी वहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरने के ऊपर ठीक ठाक जो है वो फैसला सुनाया था, जो कि अच्छी खासी चार्जशीट है अगेंस्ट जनरल फैज़। और अगर उसी के ऊपर अमल दरामद हो जाता ना तो फैज़ की सारी फैज़गिरी निकल जाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इमरान खान साहब अपनी इमरानगिरी दिखा रहे हैं फैज़गिरी के ऊपर। अब इमरानगिरी भारी है आजकल, फैज़गिरी नहीं भारी है, सीधी सी बात है। तो भाई जनरल फैज़ ने क्या कुछ नहीं किया इमरान खान साहब के लिए, लेकिन देखें ना, एक सांप है, उसकी आदत है डंग मारना, तो वो डंग ही मारेगा, ऐसे ही होता है ना। तो अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी सब कुछ जनरल फैज़ ने किया। काजी फ़ाइज़ के ऊपर मुझे तो पता ही नहीं था, उसने जो भेजा रेफरेंस, उन्होंने मुझे कहा, मैंने आगे भेज दिया, क्योंकि इमरान खान साहब को तो कुछ पता ही नहीं है। इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली क्या क्या बोला कि जी उसने मुझे बचाया नहीं, तहरीक अदम एतमाद के अंदर उसने जो है बंदे गायब क्यों नहीं किए, माँ सदके जाए। मतलब फरमाइशें देखो कि तहरीक अदम एतमाद हो रही है, इमरान खान को कुछ ना करना पड़े। इमरान खान की अपनी नाक जो है वो जो है ऊंची रहनी चाहिए, उनकी नाक नहीं नीचे होनी चाहिए। भाई अपने बंदों को, अपने इत्तेहादियों को, अपने लोगों को अपने साथ रखना, ये इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी, जनरल फैज़ की, जनरल बाजवा की जिम्मेदारी नहीं थी। तो वो ये कहते हैं कि जी जनरल फैज़ हो या जनरल बाजवा, दोनों ने मेरे साथ डबल गेम की। चले बाजवा साहब तक का तो चले ठीक था ना, उन्होंने बोल दिया कि जी बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए, उन्होंने यहाँ तक मुतालबा कर दिया। लेकिन जनरल फैज़ तक पहुंच जाएंगे और वो भी इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे, ये तो हमने नहीं सोचा था। लेकिन ये शायद जनरल फैज़ ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जनरल फैज़ अभी भी, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी वकील इमरान खान साहब के पास हैं और जिस वजह से अभी तक इमरान खान साहब बच रहे हैं, वो जनरल फैज़ के कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही बच रहे हैं। समझ आ रही है आपको? मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ कि आज भी अगर इमरान खान साहब जमान पाक में बैठे हुए हैं, अपने घर में ठंडे एसी में हैं, उसकी वजह जनरल फैज़ है, क्योंकि अभी तक जनरल फैज़ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इन रिटर्न इमरान खान साहब ने क्या किया, ये स्टोरी आपको बताने का ये मकसद है कि ये बंदा किसी का नहीं है, इमरान खान साहब किसी के नहीं है। आके आज रोना रो रहे हैं कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो उनके हाथों खेलता रहा, मैं तो छोटा नन्ना सा बच्चा था। तो अगर आपको कुछ नहीं पता था और आप उनके हाथ में खेलते रहे थे, तो ये तो सबसे बड़ी आपकी इनकॉम्पिटेंसी है कि आप किसी पार्टी के ओहदे के लिए और इवन एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला बाजोड़ है उसमें अटैक हुआ और ख़ुदकुश धमाका जो हुआ काबिल मज़म्मत है, बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। डेथ टोल जिस टाइम पर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 54 के करीब है, 54। अल्लाह करे कि इसी पर रुक जाए, लेकिन जाहिर सी बात है वो इतना डेडली अटैक है। और जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन के अंदर यह अटैक हुआ। अब 2013 के जब इंतखाबात थे तो उस टाइम पर भी इस तरह के अटैक्स हो रहे थे, लेकिन जो लिबरल पार्टीज थी, जो सेक्युलर पार्टीज थी, जैसे एएनपी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2013 के अंदर ना एएनपी ने कैंपेनिंग की, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंपेनिंग की। फिर एक अरसा लगा दहशतगर्दों को मुल्क से निकालने के लिए, एक अरसा लगा पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान लाने के लिए। और फिर क्या हुआ, फिर जी 3 शैतान लोग आकर के बैठ गए, इन 3 लोगों की तिगड़ी आकर के बैठ गई, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान। इमरान खान साहब हमेशा से तालिबान के जो है वो
सॉफ्ट कॉर्नर रखते रहे हैं। हमेशा इमरान खान साहब कहते, वो तो यहां तक कहते थे कि जी तालिबान के दफातर खुल जाने चाहिए। इमरान खान साहब ने 50 से 60 हजार तालिबान जब वो वजीर आजम थे उनके टाइम पर, उनके कहने पर क्या, क्योंकि इमरान खान साहब का सॉफ्ट कॉर्नर था और इमरान खान साहब ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते थे कि जी जो कलअदम तहरीक तालिबान है ना, उसको रिहैबिलिटेशन का उनको एक मौका देना चाहिए। देखिए जी उनकी तो फैमिलीज हैं और ये है और वो है, और 50 से 60 हजार जो तालिबान थे उनको अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जब शिफ्ट किया गया तो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए कि इनको मौका देना चाहिए रखा गया। और इस बीच में ये ऑन रिकॉर्ड, ये वो चीज़ है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब कहते हैं हमारी हुकूमत चली गई और इस बीच के ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया और जब हमारी हुकूमत चली गई तो हम इन लोगों का ट्रैक नहीं रख सके, ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब इनके हामी थे। और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर टीवी के ऊपर बैठ करके, तब इमरान खान साहब बैन नहीं थे, तब इमरान खान साहब ने बैठ के कहा था कि ये भी जिम्मेदारी जनरल फैज और जनरल बाजवा की थी, क्योंकि डीजीआई और आर्मी चीफ ने बैठ करके सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर बातें करनी होती थी, मैंने तो उनके हाँ में हाँ मिलाई। तो जनरल फैज, जनरल बाजवा और इमरान खान, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर उभरी है ये इन तीनों हजरात की वजह से उभरी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ कलअदम टीटीपी को पाकिस्तान में वापस लाई और अब इसका खमियाजा जो है वो इमरान खान की मुखालिफ जमातें भुगत रही हैं, क्योंकि जो जमीयत उलमा इस्लाम है ये कोई लिबरल सेक्युलर जमात नहीं है, ये एक रिलीजियस जमात है। और अगर इस जमात के ऊपर अटैक हुआ, अगर इसके कन्वेंशन पर अटैक हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इसलिए इमरान खान, जनरल फैज और जनरल बाजवा पर जाती है क्योंकि इन लोगों की गलत पॉलिसी की वजह से ये दहशतगर्द वापस इस पाकिस्तान के अंदर आए हैं। और क्योंकि ये जो दहशतगर्द है ये जनरल फैज, जनरल बाजवा और इमरान खान को अपना हमदर्द समझते हैं, क्योंकि इन दहशतगर्दों को ये 3 हजरात पाकिस्तान के अंदर लेकर आए थे, इसलिए इन लोगों को वो टारगेट नहीं करेंगे और वो टारगेट करेंगे उन जमातों को जो कि उनके खिलाफ थी, जो तालिबान के खिलाफ थी, जो पाकिस्तान के हक में है। और उसका हमने सबूत देखा। ये बात आपसे कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं आपसे सच बात कर रही हूं। ये जो बाजोड़ के अंदर जो अटैक हुआ है, क्योंकि जो बाजोड़ है वो खैबर पख्तूनख्वा के जिला, एंड कहीं ना कहीं दैट एरिया इज द अफगानिस्तान बॉर्डर, वो अफगानिस्तान का बॉर्डर है। और ये जो लेने के देने पड़ गए हैं ना, ये भी इन्हीं की पॉलिसी, पैसे की आप पॉलिसी देख लें अब। अच्छा एक और चीज सच, इससे पहले कि मैं आपसे खुदाफिज करूं क्योंकि फिर बात बहुत लंबी हो जाती है, जमान पाक के अंदर जब पंजाब पुलिस गई, जब इस्लामाबाद से पुलिस गई तो कहा गया ना कि दहशतगर्द देखे गए थे। वो दहशतगर्द कहां से आए थे? इमरान खान जो जनरल फैज के ऊपर बोल रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं और सच कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे, कह सच रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि उस टाइम पर जमान पाक के अंदर जो दाढ़ी वाले हजरात दिखाए गए थे वो सारे यही तो तालिबानी थे, जिनको जनरल फैज ने माफी करा करके लेकर आए, जिनको इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर वो रिहाब, वो बंदे के पुत्र बने, लेकिन वो क्या बन गए? बंदे के पुत्र। पाकिस्तान को इसकी एक भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। अब आखिरी 10 दिन रह गए हैं हुकूमत के, और ऐसे के अंदर ये दहशतगर्दी की जो फिजा है फिर से एक बन गई है। तो किस तरह के इलेक्शंस, किस तरह की कैंपेनिंग? मैं इसलिए आपसे कहती हूं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान ये पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।